हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में आज पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि इस बुक में जितने भी चैप्टर्स थे उसमें ग्लोबलाइजेशन था, है ना, सब में था ना। मतलब कि उस सभी चैप्टर्स में ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े अभी तक, है ना। और इस चैप्टर के थ्रू हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उसके हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, ओके। तो इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे ग्लोबलाइजेशन के। और क्या समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, इंडिया ग्लोबलाइजेशन पर कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये भी आपको इस चैप्टर के थ्रू समझाया जाएगा। चैप्टर के एंड तक आते आते हम ये भी पढ़ेंगे कि काफ़ी लोग ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करते और वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ये भी हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए तो हम इसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहला इसमें टॉपिक है जनार्दन का, उसकी स्टोरी है, उनकी यहाँ पे कहानी में बताई गई है, तो वो हमें जाननी है। तो जनार्दन क्या करती है, उनका सारा जो काम है वो लेट इन इवनिंग में होता है, उनका सारा काम जो है रात में होता है। पूरे दिन वो अपने घर पर होते हैं एंड शाम के वक्त वो निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए। और वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती हैं तो वो अपने आप को जॉन कहते हैं। एसेंट जो है बदल जाता है, बात करने का तरीका उनका बदल जाता है और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं देन ही डज व्हेन ही एट होम। तो ऐसे क्लाइंट से बात करते हैं जैसे वो इंडिया में नहीं रहते, वो बहुत दूर रहते हैं। ओवरनाइट जनार्दन काम करते हैं। ओवरसीज़ कस्टमर्स, मतलब कि बहुत सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स हैं जनार्दन के। जनार्दन जिन लोगों से बात कर रहा है फिज़िकली ये लोग कभी मिलेंगे नहीं, पर हाँ बहुत दूर दूर हैं ये लोग, और जनार्दन जो है इनके साथ काम करता है। ये डेली का काम है जनार्दन का, एंड हॉलीडेज़ भी उसे जो है इंडियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं मिलते, यूएस के कैलेंडर के हिसाब से मिलती हैं। मतलब यूएस में जो छुट्टियां होती हैं उसके हिसाब से उसे हॉलीडे मिलती हैं ऑफिस से, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था हमारा, ये पहली कहानी थी जनार्दन की। अब हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए। तो ये कहानी है रामधारी की। रामधारी शॉपिंग करने जाती हैं क्योंकि उनके घर पे जो है एक छोटी सी बेटी है जो कि 9 साल की है, एंड उनकी बेटी का जो है बर्थडे आ रहा है। तो रामधारी, तो वो सोचते हैं कि वो अपनी बेटी को जो है साइकिल दिलाएंगे। और जब वो ख़रीदारी कर रही होती हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि यार मुझे एक ऐसी साइकिल मिल जाए जो कि अफोर्डेबल हो और उसकी क्वालिटी जो है अच्छी हो। बहुत ढूंढते हैं वो, और फाइनली उन्हें साइकिल मिल जाती है जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर्ड की गई थी एंड इंडिया में बिक रही थी। रामधारी को लगता है कि वो साइकिल काफ़ी बढ़िया है, तो वो अपनी बेटी के लिए ख़रीद लेते हैं। आपको बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर जब उनकी डॉटर का बर्थडे था तो उन्होंने एक बार्बी डॉल ली थी अपनी बेटी के लिए। तो वो मैन्युफैक्चर्ड हुई थी यूएस में, बट उसे जो बेच रही हैं वो इंडिया में बेच रही हैं, ओके। अब जनार्दन की कहानी समझ ली, रामधारी की समझ ली। अब एक और कहानी है सारिका की, आइए वो समझते हैं। सारिका जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मतलब कि वो एक पहली ऐसी लड़की है जो अपनी फैमिली में से स्कूल जा रही है, पहली ऐसी लड़की जो पढ़ रही है, ठीक है। स्कूल में वो काफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एंड कॉलेज में भी पढ़ती है, बढ़िया परफॉर्म करती है, सारे काम बहुत अच्छे से करती है। उसके बाद सारिका को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आगे जाकर काम कर पाए, जॉब कर पाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सारिका के घर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसकी फैमिली में ऐसा पहली बार हो रहा था कि औरतें बाहर जाकर काम करें, एंड ऐसा नहीं था कि उसको मतलब एकदम ये थाली में परोस के मिल गया, नहीं। उसके कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी थे जो कहते थे कि नहीं, तुम हमारे यहाँ पे किसी औरत ने भी काम नहीं किया तो तुम भी काम मत करो, घर बैठो, घर का चूल्हा चक्का संभालो।
ठीक है, पर फाइनली सारिका ये डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे तो ये नई अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो इसके बाद सारिका अपनी फैमिली में पहली ऐसी विमेन होती हैं, लड़की होती हैं जो जॉब करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद जॉब करती हैं एंड इंडिपेंडेंट वुमेन बनती हैं। ओके, तो तीनों कहानियाँ हमने समझ ली। तो ये तीनों कहानियाँ हमें ग्लोबलाइजेशन समझाती हैं, और वो कैसे, आइए समझते हैं। जो फर्स्ट हमने स्टोरी पढ़ी जनार्दन की, उसमें हमें पता चला कि कैसे सरफेस ग्लोबलाइजेशन है ना, कैसे यूएस और इंडिया के लोग जॉब के मामले में एकदम कैसे इंटरकनेक्टेड है। कोई इंसान इंडिया में बैठ के कैसे यूएस की कंपनी के लिए काम कर सकता है आसानी से। और जो सेकंड स्टोरी थी रामधारी की, उसमें साइकिल बनी थी चाइना में, है ना, पर बेच रहे थे इंडिया में। इससे हमें पता लगता है ट्रेड के मामले में, अलग अलग सामान के मामले में भी कंट्रीज कनेक्टेड हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई सामान यूएस में बने और वो बिके इंडिया में। और सारिका के केस में हमें वैल्यूज़ बदलते हुए दिखते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोगों के कल्चर में, वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है ना। सारिका की घर में, उसकी फैमिली में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था कि लड़कियां पढ़ें उसके बाद जॉब करें, है ना, पर ऐसा होता है ना। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये समझ आता है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे आसपास है। ठीक है, इफ़ वी लुक फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ ऑफ टर्म ग्लोबलाइजेशन इन रियल लाइफ, we will realize that it is used in various contexts. Let us look at examples different from the ones that we have looked above. और ये तो बहुत कम एग्जाम्पल्स थे। अगर आप इस चैप्टर को ख़त्म करके ध्यान से सोचोगे, ग्लोबलाइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर है। तो हम थोड़े और एग्जाम्पल्स को देखते हैं और ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका क्रॉप फेलियर हो गया, वो लोग खेती अच्छे से नहीं कर पाए। दे हैड बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड सप्लाइड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी MNC। उन्होंने क्या करा, बहुत महंगे सीड्स खरीदे किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, और जब उनका क्रॉप फेलियर हो गया तो उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने क्या करा, सुसाइड कर लिया। सेकंड क्या कह रहे हैं, एन इंडियन कंपनी ब्रॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप। इंडिया की कंपनी ने क्या करा, इंडिया की कॉम्पिटिटिव कंपनी यूरोप, तो इंडिया की कंपनी ने उस कंपनी को ख़रीद लिया। ठीक है, हालांकि जो ओनर्स थे उन्होंने कहा कि यार ये ख़रीदना सही नहीं रहेगा, पर उसके बावजूद इंडिया ने क्या करा, यूरोप की कंपनी को ख़रीद लिया। ठीक है, मैनी रिटेल शॉपकीपर्स फियर दैट दे वुड लॉस देयर लाइवलीहुड्स। तो हमारे यहाँ पे बहुत छोटे मोटे जो है शॉपकीपर्स हैं, जिनको ये डर लगा रहता है कि कल को बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी आ गई और वो हर जगह रिटेल शॉप को ओपन कर दे, तो ये छोटे मोटे जो शॉपकीपर्स हैं, शॉप्स हैं, इनका काम ठप हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई सुपरमार्केट खुल जाता है तो ये जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं, शॉप्स हैं इनकी, तो उनको यही डर लगा रहता है कि इनका काम जो है कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई वॉज accused ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन हॉलीवुड। कह रहे हैं कि मुंबई में हमारे एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो अपनी फिल्म बनाई है, वो उन्होंने हॉलीवुड की एक फ़िल्म है उसकी स्टोरी जो है चुराकर अपनी फ़िल्म में जो है वो लाई गई है। ठीक है, और नेक्स्ट एक मिलिटेंट ग्रुप है, एंड ये मिलिटेंट ग्रुप कॉलेज की लड़कियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम वेस्टर्न कपड़े पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम वेस्टर्न कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं जा सकते। दीज एग्जाम्पल्स शो अस दैट ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पीपल। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। एंड ये सभी एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद आपको एक चीज़ समझ आई होगी, ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें नेगेटिव भी हो सकता है, लोगों को बुरा भी लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके,
In need, there are many who believe that globalization has more negative consequences than positive. इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि इन सभी एग्जाम्पल्स को पढ़कर हमें ये समझ आता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक के रिलेटेड जो है नहीं होता। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ इकोनॉमिक के रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिकल इश्यूज़, कल्चरल इश्यूज़ ये सब भी आते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ग्लोबलाइजेशन तो सिर्फ इकोनॉमिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि ग्लोबलाइजेशन में रिच कंट्री से लेकर पुअर कंट्री से लेकर एक इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि रिच कंट्रीज़ का तो सब बढ़िया होता है और ग्लोबलाइजेशन का कोई पुअर कंट्रीज़ का तो कोई मतलब नहीं होता है। मतलब रिच कंट्रीज़ का तो सब बढ़िया होता है पर पुअर कंट्रीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन से, तो ऐसा भी सोचा जाता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंस मच ऑफ द यूजेज टेंड्स ऑफ टू बी इम्प्रेसाइज, it becomes important to clarify what we mean by globalization। तो अभी तक तो हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़े, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लोज। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम फ्लो के बारे में समझते हैं कि फ्लो का क्या मतलब है। यहाँ पर अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर कोई आइडिया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर पैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर कोई कमोडिटीज़ मतलब कोई सामान जो ट्रेड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाए, अगर लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाएं, ये क्या हुआ, ये फ्लो हुआ कि लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, आइडिया एक जगह से दूसरी जगह। इन्हीं फ्लो को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक सीधा सा प्रिंसिपल है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ आपस में निर्भर होती जा रही है, आपस में कनेक्टेड होती जा रही है। इसी चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मतलब ग्लोबलाइजेशन को आपको अलग अलग तरीक़ों में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन में तुम लोगों को समझा दूँगी तो तुम्हें पूरा ग्लोबलाइजेशन समझ आएगा, नहीं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होता है। इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशंस, just as it would be also mistaken to assume that it is a purely cultural phenomenon। ऐसा सोचना कि ग्लोबलाइजेशन तो सिर्फ इकोनॉमिक ही होता है, ऐसा सोचना गलत है। Just as it would be also be mistaken to assume that it is a purely cultural phenomenon। पर ऐसा भी नहीं सोचना कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कल्चरल होता है, ऐसा सोचना भी गलत होगा। नेक्स्ट क्या कह रही हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ वास्टली अनइवन। ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट हर जगह सेम नहीं होता। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन का रिज़ल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा और कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन का तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा वहाँ पर, है ना। ग्लोबलाइजेशन का रिज़ल्ट हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पर कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे ठीक ठाक, कहीं पर होता ही नहीं है, तो ये अनइवन होता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ड्राइंग जनरल conclusions about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific contexts। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक जगह ग्लोबलाइजेशन देखा तो आप जनरलाइज करने लग जाओ। यहाँ पर अगर ग्लोबलाइजेशन ऐसा चल रहा है तो पूरी दुनिया में ऐसा चलेगा, नहीं, ऐसा कहना गलत है। हमें हर जगह अलग अलग सिचुएशन को समझना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट अमाउंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हो क्यों रहा है ग्लोबलाइजेशन वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अबाउट द फ्लोज ऑफ आइडियाज़, कैपिटल एंड कमोडिटीज़ एंड पीपल, है ना। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया है अच्छे से
कि आइडिया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैपिटल मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कमोडिटीज़ मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एंड पीपल लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इट इज़ परहैप्स लॉजिकल टू आस्क इफ़ देयर इज़ एनीथिंग नॉवेल अबाउट दिस फेनोमेनम। यहाँ तक हमें समझ आ गया कि ग्लोबलाइजेशन फ्लोज़ के बारे में होता है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन देखा जाए तो कोई एक नई चीज़ नहीं है। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को उठाकर देखो तो ग्लोबलाइजेशन काफ़ी लंबे टाइम से चलते हुए आ रहा है। पर आज के ग्लोबलाइजेशन और ह्यूमन हिस्ट्री के ग्लोबलाइजेशन में फ़र्क क्या है कि जो कंटेम्प्ररी ग्लोबलाइजेशन है, मतलब जो आज का ग्लोबलाइजेशन है, वो ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ये आज के ग्लोबलाइजेशन और जो हिस्ट्री में हो रहा था उसके बीच में फ़र्क है, ठीक है। Globalization has a strong historical basis and it is important to view contemporary flows against this backdrop। कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है और आज के ग्लोबलाइजेशन को जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वैसे तो हम कोई एक ये नहीं कह सकते कि कोई सिंगल फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वो क्या है? टेक्नोलॉजी, है ना। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर होना, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होना। तो ग्लोबलाइजेशन होने का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेक्नोलॉजी, है ना। तो जब टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, जब टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ तो इससे रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से आसान हो गया अलग अलग कंट्रीज़ के लिए वर्ल्ड में कनेक्ट होना, है ना। टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन में। जब प्रिंटिंग करना हमने स्टार्ट करा था तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि प्रिंटिंग कर कर हमने नेशनलिज्म जगाया था लोगों के अंदर। तो प्रिंटिंग के थ्रू भी हमने ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ाया था। तो प्रिंटिंग, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इन सब की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा। So also today we should expect that technology will affect the way we think of our personal but also our collective lives। कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हमारे पर्सनल लाइफ पर भी काफ़ी बदलाव आया है एंड हमारी कलेक्टिव लाइफ में भी बहुत बदलाव आया है टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट, द पेस ऑफ दीज फ्लोज में वेरी। अब एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कितनी तेज़ी से हो रहा है ये डिपेंड भी करता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटीज़ विल मोस्ट लाइकली बी क्विकर एंड वाइडर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, तो वो शायद काफ़ी जल्दी होगा, पर जो आपको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेना पड़ेगा वो में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये समझने के लिए हम 3 तरीक़ों से इस टॉपिक को जो है समझेंगे। तो वो तीनों एस्पेक्ट एक एक कर डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? पहला तो ये हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की पावर कम हो जाए, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना काम धीरे धीरे कर कम कर देती जाए। गवर्नमेंट सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एंड बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन संभालें। नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों की वेलफेयर करना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पर हाँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की पावर कम हो सकती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बन जाए तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा when it is the market that becomes the prime determinant of economic and social priorities। इनके हिसाब से हमारा देश चलने लगेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का रोल
बढ़ने लगेगा और हमारी गवर्नमेंट का रोल घटने लगेगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो सकती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब सेकंड चीज़ क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि ठीक है ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की पावर कम हो जाएगी, पर गवर्नमेंट की पावर को ज़्यादा कम तो कोई नहीं कर सकता है ना, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है। चाहे जितना मर्जी ग्लोबलाइजेशन हो, कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ही संभालेगी, है ना। The old jealousies and rivalries between countries have not ceased to matter in the world politics। कह रहे हैं कि जितना मर्जी ग्लोबलाइजेशन हो, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में राइवलरी, दुश्मनी, जेलसी ये सब ख़त्म नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट का तो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा ही रहेगा, पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल कॉन्सिक्वेंटली विड्रॉल, अपनी मर्ज़ी से कुछ कुछ चीज़ें करना छोड़ देगी एंड वो चीज़ें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में चली जाएंगी। पर स्टेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट ही रहेगी। तो ये दूसरा तरीका है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को समझने का। ठीक है, Indeed, in some respects, states' capacity has received a boost as a consequence of globalization, with enhanced technology available at the disposal of the state to collect information what about to its citizens। Okay, तो कह रहे हैं, तो इस तीसरे तरीके में कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि देश में टेक्नोलॉजी आ रही है, पैसा आ रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने आप को और बेटर बनाए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाए। स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो जब देश में नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस देश की गवर्नमेंट और भी पावरफुल बन सकती है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को समझने के। तो हमारे एनसीईआरटी में एक कार्टून दे रखा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक साइड पर येस्टरडे और एक पे लिखा है टुडे। तो येस्टरडे में एक बच्चा और एक उसकी मदर है। तो बच्चा उसमें खाना नहीं खा रहा है। मदर अपने बच्चे को कह रही है कि यार खाना ख़त्म कर लो, तुम्हें पता नहीं है कि चाइना और इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, और तुम्हें खाना मिल रहा है और तुम उसे ख़त्म नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, टुडे, आज का टाइम जब ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, एक बच्चा है जो अच्छे से पढ़ नहीं रहा, उसकी मम्मी साइड पर खड़ी हैं और क्या कह रही हैं, फिनिश योर होमवर्क, देयर वर प्रॉब्लम इन चाइना एंड इंडिया हु वर स्टार्विंग फॉर देयर जॉब। अपना होमवर्क ख़त्म करो, लोग हैं इंडिया और चाइना में जो तुम्हारी नौकरी ले जाएंगे, तो तुम्हें नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, तुम अच्छे से पढ़ लो वरना इंडिया और चाइना के लोगों को जॉब मिल जाएगी और तुम ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो दिखा रहे हैं कि कैसे टाइम के साथ ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, इकोनॉमिक पढ़ते हैं। While everything may not be known about the economic facets of globalization, this particular dimension shapes a large part of content and direction of contemporary debates surrounding globalization। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें सब कुछ तो नहीं पता। ऐसा नहीं है कि 100% ग्लोबलाइजेशन हमने समझ लिया, सब कुछ तो हमें नहीं पता इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में। पर हाँ, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एक दिक्कत तो ये है कि हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन कैसे करें, वो भी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब हम इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं तो इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे कि IMF, WTO। द रोल दे प्ले इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो इन सभी की वजह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पर असर पड़ता है। येट ग्लोबलाइजेशन must not be viewed in such narrow terms।
कह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में हम सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में। अ मच ब्रॉडर वे, अगर हम और बड़े वे में सोचें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ये आ जाता है, हु गेट्स द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड हु गेट्स लेस इन नीड, हु लॉसेस फ्रॉम इट। हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है। What is often called economic globalization usually involves greater economic flows among different countries of the world। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है। एक इकोनॉमी का फ्लो, पैसों का या एक अलग अलग सामान का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो फ्लो होता है, तो हम उसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। Some of this is voluntary and some forced by international institutions and powerful countries। कह रहे हैं कि ये फ्लो वॉलेंट्री हो सकता है या फोर्स्ड भी हो सकता है। अब वॉलेंट्री का मतलब ले लो कि मान लो एक दो देश हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ट्रेड कर रहे हैं, आपस में बिजनेस कर रहे हैं, आपस में सामान इधर उधर बेच रहे हैं, आइडियाज़ इधर उधर बेच रहे हैं। ये तो वॉलेंट्री हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ओके। फोर्स्ड मतलब मान लो एक छोटी सी कंट्री है और एक बहुत बड़ी कंट्री है, वो ज़बरदस्ती उस छोटी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है। छोटी कंट्री में बड़ी कंट्री जो है लूट मचा रही है, ये आइडियाज़ छीन रही है, और वो छोटी सी कंट्री है, वो बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही है, तो इसे फोर्स्ड कहते हैं। ओके। तो ये एक तरह से फोर्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल हो गया। ओके। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन वॉलेंट्री भी हो सकता है, मतलब जब दोनों देश अपनी मर्ज़ी से काम करें, एंड फोर्स्ड भी हो सकता है, ठीक है, जब ज़बरदस्ती हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस कम होते जा रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, ट्रेड करते टाइम हम बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। आजकल के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ रहा है, तो हमने ये सब चीज़ें कम कर दी हैं और ट्रेड ज़्यादा होने लगा है। ओके। कैपिटल के मूवमेंट के ऊपर भी हमने रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी रिड्यूस्ड कर दी हैं, काफ़ी कम कर दी हैं। इट मीन्स दैट इन्वेस्टर्स इन द रिच कंट्रीज़ कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंट्रीज़ अदर देन देयर ओन। तो कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका कि अगर हमने कैपिटल में रिस्ट्रिक्शंस लगाना कम कर दिया, तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर रिच कंट्री में कोई इन्वेस्टर है, अगर वो चाहे तो बहुत आसानी से किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियाज़ का भी फ्लो हो रहा है, एक देश के आइडियाज़ दूसरे देश में पहुंच रहे हैं। इंटरनेट जब से आया है, तो ये तब से और आसान हो गया। कितना आसान है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करना इंटरनेट के थ्रू। Next, globalization has not led to the same degree of increase in the movement of the people across the globe। ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम इंक्रीज देखने को मिलता है। कहीं पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा है, कहीं पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट काफ़ी कम है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद वीज़ा पॉलिसीज टू इंश्योर दैट सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज कैन नॉट टेक अवे द जॉब्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो अपने बॉर्डर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से बचा कर रखा है। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी हैं जिसके थ्रू पुअर कंट्रीज़ की लोग जो हैं जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में आसानी से नहीं जा पाते। इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बना रखी हैं, अपनी वीज़ा पॉलिसीज़, कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग आकर इनके सिटीजन्स की जॉब ना छीन लें। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अपने बॉर्डर को एकदम प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है। इन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट द सेम सेट ऑफ पॉलिसीज डू नॉट लेड टू द सेम रिजल्ट्स एवरीवेयर। कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट हर जगह सेम नहीं होता है। अगर आप सेम पॉलिसी अलग अलग देश में लगा रहे हो, तो
उसका रिज़ल्ट अलग अलग देश में अलग अलग होगा। सेम सेट ऑफ पॉलिसी, ज़रूरी नहीं है कि सेम सेट ऑफ पॉलिसी की वजह से सेम रिज़ल्ट आए, है ना। अब एक क्लास में बच्चे होते हैं, उन सबका सिलेबस तो सेम है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 भी छोड़ो, अब जैसे क्लास 10th के बच्चे हैं, उनका तो सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है, सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं, है ना। तो उनका रिज़ल्ट भी तो अलग अलग आता है ना। सेम सेम बट डिफरेंट, ओके। While globalization has led to a similar economic policies adopted by government in different parts of the world, this has generated vastly different outcomes in the different parts of the world. It is again crucial to pay attention to specific context rather than make simple generalizations in the connection. कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट सेम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब सेम इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है अपनाना शुरू कर दिया, पर इसके बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि इसके बावजूद भी डिफरेंट रिजल्ट्स हैं कंट्रीज़ के। तो अगर आप किसी देश में ग्लोबलाइजेशन के रिज़ल्ट को समझना चाहते हो तो आपको उस देश के कंटेक्स्ट को, तब उस देश के बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक को समझना पड़ेगा। Economic globalization has created an intense division of opinion all over the world. Economic globalization को लेकर लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक ठाक है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा। उनका ये मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत कम लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे देश जो बहुत रिच हैं, तो ऐसे देश जो डेवलप्ड हैं, उनका तो यह फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से। ऐसे देश जो थोड़े डेवलपिंग में आ जाते हैं, जो गरीब हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। के नुकसान भी हैं। हमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए या कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफ़ेक्ट कम हो। मैनी मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड feel that safety nets are insufficient or unworkable. सोशल सेफ्टी नेट, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा तरीका निकालना जिससे जो नेगेटिव इफेक्ट है उसका हम जो है वो कम कर सके, ओके। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि सिर्फ सोशल सेफ्टी बनाने से कुछ नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन उतना अच्छा आइडिया तो है ही नहीं है। नेक्स्ट, एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसे लोग जिनको ग्लोबलाइजेशन पसंद है, जिनका मानना है, उनका मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक का मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो सभी कंट्रीज़ वही करेंगी जिसमें वो बेस्ट हैं और इसमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड। ये लोग कहते हैं कि अगर ये लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिच कंट्रीज़ को फ़ायदा है, डेवलपमेंट कंट्रीज़ को फ़ायदा है, सभी कंट्रीज़ को इसमें फ़ायदा होगा। कंट्री का फ़ायदा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करने में, ओके। जो लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को पसंद करते हैं वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज़ इनएविटेबल, मतलब वो इस चीज़ का तो भागने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। कभी ना कभी तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आ ही जाना है, तो क्यों ना हम इसे अपना कर देख लें, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉडरेट सपोर्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, मतलब ये ना ही इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ना ही ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। मॉडरेट मतलब ठीक ठीक सपोर्टर्स हैं, ठीक है। They say that globalization provide a challenge that can be responded to intelligently without accepting it uncritically। तो जो मॉडरेट सपोर्टर्स हैं कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की बहुत कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं और हम दिमाग लगाकर उन दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन से कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं और कुछ बेकार भी, ठीक है। तो अब हमने पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन देख लिया, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देख लिया, अब कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेते हैं।
ग्लोबलाइजेशन के। ओके, नेचुरल रिजल्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का वो समझते हैं। ओके, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ उसमें सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उसका असर पड़ा। ग्लोबलाइजेशन से हमारे कल्चर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या खाते हैं हम, क्या पीते हैं हम, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, इन सब पर भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। तो लोगों को डर है कि अगर ग्लोबलाइजेशन इतनी तेज़ी से फैल गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनका एक सेम सा कल्चर बन जाएगा। तो उनको ये डर लगा रहता है कि एक ऐसा टाइम ना आ जाए जिसमें सभी कंट्रीज़ का, जितने भी देश हैं, उनका एक ही कल्चर हो। ठीक है, जो कंट्रीज़ कनेक्टेड हो रही हैं, इतने ज़्यादा निर्भर हो रही हैं एक दूसरे पर, टाइम ऐसा आएगा इसकी वजह से पूरी कंट्रीज़ का सेम जो कल्चर है बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ओके, ठीक है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हम सबका एक सेम सा कल्चर बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। कह रहे हैं अगर सबका सेम कल्चर बन गया तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्री ज़्यादा रिच है उन्होंने अपना कल्चर कमज़ोर कंट्री में ला दिया। ठीक है, उन्होंने जो पावरफुल जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज़ में अपना कल्चर फैला दिया। ये हम सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजेमनी भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस ने किसी के ऊपर अटैक करा, वेपन फेंके, यूएस ने कुछ नहीं करा, बस कुछ तरीक़ों से उनका कल्चर बदल दिया, तो इसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। तो हमने तो ये ऑलरेडी पढ़ लिया कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी लोग, आइडिया, पैसा एक जगह से दूसरी जगह हमारी हिस्ट्री में आता जाता रहा है। ओके, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स हमारे देश से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे। जैसे मान लो कॉटन को उठाकर ले गए हमारे देश से अपने देश में। ठीक है, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने कॉटन के कपड़े बनाए, फिर उन्हीं कॉटन के कपड़ों को वो ला कर हमारे देश में सस्ते में बेचते थे। ये भी एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन था, हालांकि इसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा था। फ़ायदा तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिशर्स का ही हो रहा था। तो जब हमें आज़ादी मिलती है, जब हम फाइनली ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार अब हम अलग तरीके से काम करेंगे। वी ऑल्सो डिसाइडेड टू नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम बाहर के देशों से ज़्यादा सामान नहीं लेंगे ताकि इंडिया की जो कंट्री है वो आराम से ग्रो कर सके, डेवलप हो सके। इस अप्रोच को प्रोटेक्शनिज़्म कहा जाता है। मतलब तुम अपने देश की कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रख रहे हो कि यार हम तुम्हारा कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे, तुम आराम से अपना काम करो, हम बाहर से कुछ भी ख़रीद नहीं रहे हैं। तो इसे प्रोटेक्शनिज़्म कहा जाता है। तो कुछ जगह पर तो प्रोटेक्शनिज़्म बहुत बढ़िया हुआ, पर फिर हम कुछ जगह पे तो ये अच्छा चलता रहा प्रोटेक्शनिज़्म, पर फिर हमें एहसास हुआ कि यार कुछ गलत है। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यार ये प्रोटेक्शनिज़्म हटाना पड़ेगा। तो 1991 के बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा होता है उस टाइम में। तो 1991 में हम क्या सोचते हैं कि यार इंडिया में इकोनॉमिक बदलाव लेकर आएंगे, हम धीरे धीरे प्रोटेक्शनिज़्म को हटाते हैं और फॉरेन की कंट्रीज़ को आकर बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, हमारे साथ ट्रेड करो। हम ये सब करना चालू करते हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे कर ठीक होती है, सुधार आता है उसमें। ठीक है, while it may be too early to say how good this has been for India, the ultimate test is not high growth rates as making sure
that the benefits of growth are shared so that everyone is better off। तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये देखना ज़रूरी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि इकोनॉमी के ग्रो होने की वजह से जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा सब में बराबर तरीके से बटे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोगों को फ़ायदा हो, गरीब लोग ऐसे ही बेचारे मतलब उनको कुछ नहीं मिले, ठीक है, वो कुछ फ़ायदा नहीं मिले ग्लोबलाइजेशन से, फिर कोई सेंस नहीं मिलता। हमें ये भी देखना है कि सब तक ही बेनिफिट्स बराबर तरीके से पहुँचें, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करते, इसीलिए इसी को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ सोचना। तो जो लोग ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करते वो अलग अलग टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो क्या है वो आर्ग्यूमेंट्स? तो जिन लोगों को ग्लोबलाइजेशन नहीं पसंद वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और कभी गरीब होते जा रहे हैं। अमीर लोग बहुत कम हैं तो उन्हीं का फ़ायदा हुए जा रहा है, और जो गरीब लोग हैं उन तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, उनका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो और भी गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। और उन तक भी जो है फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट जो है कमज़ोर पड़ रही है। तो गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ेगी तो गरीब लोगों का ध्यान कौन रखेगा? और क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इसका नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वो कैसे? आइए समझते हैं। आके पॉलिटिकली टर्म्स में अगर हम देखें तो ये लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्म्स में हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ती जा रही है, वीक होती जा रही है। इकोनॉमिकली अगर आप देखो तो ये लोग कह रहे हैं कि यार हमें बाकी देशों के साथ ये ट्रेड वेड जो है कम कर देना चाहिए, फिर से प्रोटेक्शनिज्म लाना चाहिए ताकि देश की कंट्रीज़ अच्छे से ग्रो कर पाएँ। कल्चरल, ये कह रहे हैं कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा हटते जा रहा है, हमें अपने ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अब एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट क्या है? एंटी ग्लोबल मूवमेंट का मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसमें ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोला जाता है, ठीक है, अगेंस्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जिनको ग्लोबलाइजेशन पसंद नहीं होता है, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो दोनों ही ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ है, पर वो आपस में कनेक्ट किसकी वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हैं, जैसे दो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में जुड़े भी तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है ना। तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ओके। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है? ये क्रिटीज़ है। क्रिटीज़ मतलब कोई ऐसे लोग जिन्हें ग्लोबलाइजेशन पसंद नहीं है, ठीक है। इन 1999 एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ओके, सो कह रहे हैं 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग में ये कहा जाता है कि देयर आर अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। ऐसे देश जो पावरफुल हैं वो अनफेयर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जिससे उनको तो फ़ायदा हो रहा है पर जो पुअर वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF इज़ अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो ये एक और ग्लोबल प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, जहाँ पर अलग अलग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, वीमेन एक्टिविस्ट, NGO, सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? पोर्टो अल्ट्री, ब्राज़ील में इन 2001 में, ओके। और इनका फोर्थ मीटिंग कहाँ हुआ था? मुंबई में इन 2004 में, ठीक है। और लेटेस्ट अभी जो इनकी मीटिंग हुई है वो नेपाल में हुई है इन February 2004 में, ओके। ये लेटेस्ट अभी इनकी मीटिंग हुई है February में।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है ग्लोबलाइजेशन के साथ। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। हमने देखा है कि इंडिया में भी अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आवाज़ उठाई है। ठीक है, जैसे कि जो लेफ़्ट विंग के लोग हैं, देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉइस थ्रू political parties as well as through forums like the Indian Social Forum। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं है कि हम इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स। तो फार्मर्स के जो इंटरेस्ट्स हैं, यूनियंस हैं, इंडस्ट्रियल लोगों के जो ट्रेड यूनियंस हैं, इन लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई है कि हमें पसंद नहीं है कि देश में इतने ज़्यादा मल्टीनेशनल्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, द पेंटिंग ऑफ पेटेंटिंग। ओके, तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई, जैसे नीम हो गया। नीम का पेटेंट ना अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के पास है। ठीक है, यूरोपियन फर्म्स उनके पास है। ठीक है, तो नीम जैसी चीज़, ये चीज़ तो यार हमारी हिस्ट्री में कब से चलता आ रहा है। ऐसी चीज़ थोड़ी है कि किसी अमेरिका की कंपनी ने ढूंढा हो कि हाँ यार। ठीक है, तो हमें ये भी नहीं पसंद है कि नीम जैसा पेटेंट अमेरिका और यूरोपियन की फर्म्स उठा के ले जाएं, है ना। नेक्स्ट हमने पॉलिटिकल में देखा है कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अलग अलग लोग बोलते हैं। दिस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंस ranging from availability of foreign TV channels provided by cable networks, celebration of Valentine's Day, and westernization of dress, tastes of girl students in school and colleges। ये कल्चरली भी हमने देखा है कि लोग ग्लोबलाइजेशन खिलाफ बोलते हैं। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैसे देख सकते हो कि इंडिया में कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, तो इंडिया में फॉरेन टीवी चैनल्स देख सकते हैं, ये क्या है, ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वैलेंटाइंस डे जैसे दिन हमारे कंट्री में मनाए जाते हैं, तो ये भी कल्चरल और ग्लोबलाइजेशन का एक वो है। ठीक है, हम लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, है ना। तो ये भी एक कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का ही रिज़ल्ट है। तो आपने ये सुना भी होगा कि कॉलेज में लोग कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादातर कि उन्हें वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये क्या है, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ग्लोबलाइजेशन हमारा ये चैप्टर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैप्टर की समझ आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड शेयर करो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में बताना कि आपको समझ आती भी है या नहीं। ओके, सो बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।